नमस्ते दोस्तों। प्रोक्रेस्टिनेशन अर्थात टाल मटोल पर काबू पाना एक आम चुनौती है और विभिन्न सेल्फ हेल्प पुस्तकें और संसाधन इसे संबोधित करने के लिए रणनीतियां प्रदान करते हैं। यहां कुछ सामान्य युक्तियां और अंतर्दृष्टि दी गई हैं जिन पर डू इट टुडे जैसी पुस्तक में विस्तार से चर्चा की गई है। प्रोक्रेस्टिनेशन अर्थात टाल मटोल को समझना। कई किताबें पाठकों को उनके टालमटोल के मूल कारणों को समझने में मदद करने से शुरू होती हैं। इसमें असफलता का डर, प्रेरणा की कमी या पूर्णतावाद जैसे कारक शामिल हो सकते हैं। अंतर्निहित कारणों को पहचानना समस्या के समाधान की दिशा में पहला कदम हो सकता है। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। टालमटोल से निपटने के लिए लक्ष्य निर्धारण आवश्यक है। अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उन्हें छोटे प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करें। इससे आगे का काम कम कठिन और अधिक साध्य प्रतीत होता है। प्राथमिकता। कार्यों को उनके महत्व और समय सीमा के आधार पर प्राथमिकता देना सीखें। सब कुछ समान रूप से जरूरी नहीं है, इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करें और पहले उन कार्यों को निपटाएं। टाइम मैनेजमेंट। प्रभावी समय प्रबंधन महत्वपूर्ण है। किताबें अक्सर पोमोडोरो तकनीक, छोटे ब्रेक के साथ केंद्रित अंतराल के लिए काम करना, समय को अवरुद्ध करना या काम की सूची बनाना जैसी तकनीकों की पेशकश करती हैं। डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना। अपने कार्य वातावरण में डिस्ट्रैक्शंस को पहचानें और कम करें। इसमें सूचनाओं को बंद करना, एक समर्पित कार्यक्षेत्र बनाना या वेबसाइटों का ध्यान भटकाने के लिए वेबसाइट ब्लॉकर का उपयोग करना शामिल हो सकता है। मोटिवेशन स्ट्रेटजीज। किताबें प्रेरणा बढ़ाने के लिए रणनीतियों पर चर्चा कर सकती हैं, जैसे आपका क्यों, आपके कार्यों के पीछे का कारण, कार्यों को पूरा करने के लिए खुद को पुरस्कृत करना या एक जवाबदेही भागीदार ढूंढना। परफेक्शन पर काबू पाना। यदि परफेक्शन विलंब का एक स्रोत है तो किताबें यथार्थवादी मानक स्थापित करने और पूर्ण से बेहतर है कि अवधारणा को अपनाने की सलाह दे सकती हैं। माइंडफुलनेस और तनाव में कमी। माइंडफुलनेस मेडिटेशन और तनाव कम करने वाले व्यायाम जैसी तकनीकें आपको ध्यान केंद्रित करने और शांत रहने में मदद कर सकती हैं, जिससे विलंब पर काबू पाना आसान हो जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का निर्माण लेजीनेस पर काबू पाने का एक प्रमुख पहलू है। किताबें अक्सर क्रमिक अभ्यास और आदत निर्माण के माध्यम से इस विशेषता को विकसित करने में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। प्रोफेशनल से मदद लेना। कुछ मामलों में विलंब अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक मुद्दों का एक लक्षण हो सकता है। यदि विलंब आपके जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है तो एक किताब पेशेवर मदद लेने का सुझाव दे सकती है। विजुअलाइजेशन। तकनीकों में कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने की कल्पना करना और अपने लक्ष्यों को पूरा करने की संतुष्टि महसूस करना शामिल है। इससे प्रेरणा बढ़ाने और टालमटोल को कम करने में मदद मिल सकती है। अकाउंटेबिलिटी अर्थात जवाबदेही। कुछ किताबें जवाबदेही के महत्व पर जोर देती हैं। इसमें अपने लक्ष्यों को किसी विश्वसनीय मित्र, परिवार के सदस्य या सहकर्मी के साथ साझा करना शामिल हो सकता है, जो आपको ट्रैक पर रखने और प्रोत्साहन प्रदान करने में मदद कर सकता है। स्वयं की देखभाल। अपनी शारीरिक और मानसिक भलाई का ध्यान रखना आवश्यक है। किताबें पर्याप्त नींद लेने, अच्छा खाने, नियमित रूप से व्यायाम करने और टाल मटोल से निपटने के लिए आवश्यक ऊर्जा और फोकस बनाए रखने के लिए तनाव प्रबंधन के महत्व पर जोर दे सकती हैं। प्रगति ट्रैकिंग। अपनी प्रगति की निगरानी करना प्रेरक हो सकता है। पुस्तकें पूर्ण किए गए कार्यों को ट्रैक करने और आपकी उत्पादकता को प्रतिबिंबित करने के लिए एक जर्नल रखने या कार्य प्रबंधन ऐप्स का उपयोग करने की अनुशंसा कर सकती हैं। लचीलापन। जीवन अप्रत्याशित है और कभी-कभी कार्यों को समायोजित या पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। पुस्तकें टालमटोल में पड़े बिना अप्रत्याशित परिस्थितियों को समायोजित करने के लिए आपकी योजना में लचीलेपन को प्रोत्साहित कर सकती हैं।
सकारात्मक आत्मचर्चा। नकारात्मक आत्मचर्चा को सकारात्मक पुष्टि से बदलें। आत्मसीमित मान्यताओं को चुनौती दें और उन्हें उन विचारों से बदलें जो कार्रवाई को सशक्त और प्रोत्साहित करते हैं। गलतियों से सीखें। पहचानें कि हर कोई समय समय पर काम को टालता है। अतीत की लेजीनेस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय किताबें आपकी गलतियों से सीखने और उन्हें विकास के अवसरों के रूप में उपयोग करने की सलाह दे सकती हैं। पर्यावरणीय परिवर्तन। अपने भौतिक वातावरण को उत्पादकता के लिए और अधिक अनुकूल बनाने के लिए बदलें। इसमें आपके कार्यस्थल को अव्यवस्थित करना, प्रेरक सजावट जोड़ना या एर्गोनॉमिक रूप से डिजाइन किए गए फर्नीचर का उपयोग करना शामिल हो सकता है। टालमटोल का हिसाब रखें। स्वीकार करें कि विलंब हो सकता है, लेकिन इसके लिए योजना बनाएं। ब्रेक और विश्राम के लिए समय आवंटित करें, लेकिन निर्धारित ब्रेक समाप्त होने पर अपने कार्यों पर लौटने के लिए प्रतिबद्ध रहें। छोटी जीत का जश्न मनाएं। अपनी उपलब्धियों को पहचानें और उनका जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगें। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण आपको अधिक कार्य निपटाने के लिए प्रेरित कर सकता है। सहायक समुदायों से जुड़ें। किताबें उन लोगों के ऑनलाइन या स्थानीय समुदायों से जुड़ने का सुझाव दे सकती हैं जो टालमटोल को दूर करने के लिए भी काम कर रहे हैं। दूसरों के साथ अनुभव और रणनीतियां साझा करने से बहुमूल्य समर्थन और प्रोत्साहन मिल सकता है। कार्यों को छोटे छोटे चरणों में बांटें। कभी कभी कार्य भारी लग सकते हैं क्योंकि वे बहुत बड़े या जटिल होते हैं। किताबें अक्सर उन्हें कम डराने वाला बनाने के लिए छोटे अधिक प्रबंधनीय कदमों में तोड़ने की सलाह देती है। एक दिनचर्या बनाएं। दैनिक या साप्ताहिक दिनचर्या स्थापित करने से संरचना मिल सकती है और आपको उत्पादकता की आदत बनाने में मदद मिल सकती है। यह जानने से कि आप कार्यों पर कब और कहां काम करेंगे, निर्णय की थकान और विलंब को कम कर सकते हैं। यथार्थवादी समय सीमा निर्धारित करें। इस बारे में यथार्थवादी रहें कि कार्यों में कितना समय लगेगा और उसके अनुसार समय सीमा निर्धारित करें। अवास्तविक उम्मीदें पैदा करने से बचें जो समय के दबाव के कारण टाल-मटोल का कारण बनती हैं। नहीं कहना सीखें। कार्यों और दायित्वों के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्धता से तनाव और विलंब हो सकता है। किताबें सीमाएं निर्धारित करने और आवश्यक होने पर ना कहना सीखने के महत्व पर जोर दे सकती हैं। रोल मॉडल्स से सीखें। कुछ किताबें आपको उन सफल लोगों की आदतों और रणनीतियों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं जिन्होंने टालमटोल पर काबू पा लिया है। उनके अनुभवों से सीखना मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। सकारात्मक सहकर्मी दबाव। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जिनकी कार्य नीति मजबूत है और जो सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। उनकी आदतें और उत्साह संक्रामक हो सकते हैं। अपने टालमटोल के ट्रिगर्स पर नजर रखें। उन विशिष्ट स्थितियों या भावनाओं की पहचान करें जो आपके टालमटोल को ट्रिगर करती हैं। एक बार जब आप इन ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं तो आप उनका प्रतिकार करने के लिए रणनीतियां विकसित कर सकते हैं। मानसिकता में बदलाव। अपनी मानसिकता को कार्यों को दायित्व के रूप में देखने से बदलकर उन्हें व्यक्तिगत विकास और उपलब्धि के अवसर के रूप में देखें। यह बदलाव कार्यों को अधिक आकर्षक बना सकता है। नियमित रूप से चिंतन करें और समायोजित करें। समय समय पर विलंब पर काबू पाने में अपनी प्रगति का आकलन करें। ट्रैक पर बने रहने और सुधार जारी रखने के लिए अपनी रणनीतियों को आवश्यकतानुसार समायोजित करें। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उपयोग करें। कार्यों को पूरा करने या अपने लक्ष्यों पर प्रगति करने के लिए स्वयं को पुरस्कृत करें। एक छोटे से इनाम का वादा एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। अपनी चरम उत्पादकता का समय ढूंढें। दिन के उस समय की पहचान करें जब आप सबसे अधिक सतर्क और केंद्रित होते हैं और उस दौरान अपने सबसे महत्वपूर्ण या चुनौतीपूर्ण कार्यों को शेड्यूल करें। संभव होने पर कार्य सौंपें। यदि आपके पास दूसरों को कार्य सौंपने का अवसर है तो ऐसा करने पर विचार करें। प्रतिनिधिमंडल आपका समय बचा सकता है और विलंब के बोझ को कम कर सकता है। विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करें।
अपने लक्ष्यों को यथासंभव विशिष्ट बनाएं। मैं अधिक उत्पादक बनना चाहता हूं। जैसे अस्पष्ट लक्ष्य के बजाय मैं आज दोपहर 2 बजे तक 3 कार्य पूरा कर लूंगा। जैसे ठोस लक्ष्य निर्धारित करें। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपको वर्तमान में रहने और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे आपके कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और टाल मटोल से बचना आसान हो जाता है। इंस्पायर्ड रहें। पुस्तकों, पॉडकास्ट, टेड टॉक या अन्य स्रोतों के माध्यम से लगातार प्रेरणा लेते रहें जो आपके लक्ष्यों के अनुरूप हों। प्रेरित बने रहने से आपकी प्रेरणा ऊंची बनी रह सकती है। दोस्तों या परिवार से समर्थन प्राप्त करें। अपने लक्ष्यों और प्रगति को दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें, जो प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं और टाल मटोल को दूर करने के आपके प्रयासों का समर्थन कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी का बुद्धिमानी से उपयोग करें। आपको व्यवस्थित रहने, अनुस्मारक सेट करने और अपनी प्रगति को ट्रैक करने में मदद करने के लिए उत्पादकता ऐप्स और टूल का उपयोग करें। हालांकि ध्यान रखें कि प्रेरणा के लिए प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर न रहें। आत्मकरुणा का अभ्यास करें। जब आप टालमटोल का अनुभव करें तो अपने प्रति दयालु बनें। आत्म आलोचना समस्या को और भी बदतर बना सकती है। इसके बजाय असफलता को स्वीकार करें और आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी रुचियों का पता लगाएं। कभी कभी टालमटोल इसलिए होता है क्योंकि आप हाथ में लिए गए कार्य के प्रति जुनूनी नहीं होते हैं। अपनी रुचियों का अन्वेषण करें और देखें कि क्या आप अपने लक्ष्यों को उन चीजों के साथ संरेखित कर सकते हैं जो आपको उत्साहित करती हैं। एक विजन बोर्ड बनाएं। अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं की कल्पना करना एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। छवियों और उद्धरणों के साथ एक विजन बोर्ड बनाएं जो आपके लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करता हो और इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां आप इसे प्रतिदिन देख सकें। मील के पत्थरों का जश्न मनाएं। अपनी उपलब्धियों को पहचानें और उनका जश्न मनाएं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी। मील के पत्थर का जश्न मनाने से आपकी प्रेरणा बनाए रखने में मदद मिल सकती है। लगातार बने रहें। टालमटोल पर काबू पाना एक सतत प्रक्रिया है। भले ही आपको असफलताएं मिले, अपनी आदतों को सुधारने और उत्पादक बने रहने पर काम करते रहें। सुबह की दिनचर्या विकसित करें। एक अच्छी तरह से संरचित सुबह की दिनचर्या दिन के लिए सकारात्मक माहौल तैयार कर सकती है और आपको अपने कार्यों को फोकस और ऊर्जा के साथ शुरू करने में मदद कर सकती है। अपने आप को हां कहना सीखें। उन गतिविधियों को हां कहकर आत्म देखभाल और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता दें जो आपके लक्ष्यों और कल्याण के साथ संरेखित हों। कृतज्ञता का अभ्यास करें। आपके पास मौजूद अवसरों और संसाधनों के लिए कृतज्ञता की भावना पैदा करें। कृतज्ञता आपकी मानसिकता को टालमटोल से प्रशंसा और प्रेरणा की ओर बदलने में मदद कर सकती है। आदत को धीरे धीरे तोड़ें। यदि आप लगातार काम को टालने वाले रहे हैं तो इस व्यवहार को बदलने में समय लग सकता है। धीरे धीरे काम टालने की आदतें कम करें और उनकी जगह उत्पादक आदतें अपनाएं। विकास की मानसिकता को अपनाएं। एक विकास की मानसिकता को अपनाएं, यह मानते हुए कि आप समय के साथ सुधार और बदलाव कर सकते हैं। यह परिप्रेक्ष्य आपको चुनौतियों से निपटने और लचीलेपन के साथ विलंब पर काबू पाने में मदद कर सकता है। एक विशिष्ट कार्यक्रम निर्धारित करें। एक दैनिक या साप्ताहिक कार्यक्रम स्थापित करें जो यह बताता हो कि आप विशिष्ट कार्यों पर कब काम करेंगे। एक दिनचर्या बनाने के लिए जितना संभव हो सके इस शेड्यूल का पालन करें। धैर्य का अभ्यास करें। टालमटोल पर काबू पाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें असफलताएं शामिल हो सकती हैं। अपने आप पर धैर्य रखें और अपनी आदतों और रणनीतियों पर काम करते रहें। नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखें और प्रेरित रहने के लिए नियमित रूप से उनकी समीक्षा करें और खुद को याद दिलाएं कि टालमटोल पर काबू पाना आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। स्पष्ट इरादे निर्धारित करें। प्रत्येक कार्य या लक्ष्य के लिए अपने इरादे स्पष्ट रूप से परिभाषित करें।
यह जानना कि आप कुछ क्यों कर रहे हैं और आप क्या हासिल करने की उम्मीद करते हैं, शुरुआत करने के लिए आपकी प्रेरणा बढ़ सकती है। कम प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए नहीं कहना सीखें। उन कार्यों के लिए अपने समय और ऊर्जा को प्राथमिकता दें जो आपके लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप हों। उन कार्यों या प्रतिबद्धताओं को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दें जो आपके उद्देश्यों में योगदान नहीं देते हैं। असफलता को सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करें। विफलता पर अपना दृष्टिकोण बदलें। इसे नकारात्मक परिणाम के रूप में देखने के बजाय इसे सीखने और सुधार करने के अवसर के रूप में देखें। माइंडफुल ब्रीदिंग का अभ्यास करें। अपने दिमाग को शांत करने और फोकस में सुधार करने के लिए माइंडफुलनेस तकनीकों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें, जैसे कि माइंडफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। रचनात्मक ब्रेक में व्यस्त रहें। रचनात्मक गतिविधियों या शौक में शामिल होने के लिए छोटे ब्रेक लें जो आपके दिमाग को तरोताजा कर दें। इससे आपकी समग्र भलाई और उत्पादकता में सुधार हो सकता है। संतुलित जीवन शैली बनाए रखें। आराम, शौक और प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए समय आवंटित करके कार्य जीवन संतुलन को प्राथमिकता दें। व्यक्तिगत विकास के लिए प्रतिबद्ध रहें। व्यक्तिगत विकास, आत्म सुधार और उत्पादकता के लिए आजीवन प्रतिबद्धता विकसित करें। अपने कौशल और आदतों को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। स्मार्टफोन आपकी उत्पादकता को जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इस विषय पर डू इट नाउ पुस्तक में व्यापक रूप से चर्चा की गई है। मैं आपको इस विषय पर संक्षेप में कुछ सामान्य अंतर्दृष्टि और तर्क प्रदान कर रहा हूं। डिस्ट्रैक्शन और मल्टीटास्किंग। स्मार्टफोन प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाने वाले प्राथमिक कारणों में से एक है, जो उपयोगकर्ताओं को डिस्ट्रैक्ट करके उनकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है। सोशल मीडिया, ईमेल और विभिन्न ऐप्स से सूचनाएं लगातार हमारा ध्यान आकर्षित करती रहती हैं। जब हम इन डिस्ट्रैक्शन के कारण कार्यों के बीच स्विच करते हैं तो इससे फोकस और प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। मल्टीटास्किंग, जिसे अक्सर स्मार्टफोन द्वारा प्रेरित किया जाता है, समग्र दक्षता को भी कम कर सकता है क्योंकि मस्तिष्क को कई कार्यों को निपटाने में संघर्ष करना पड़ता है। रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन अर्थात ध्यान अवधि में कमी। स्मार्टफोन पर सोशल मीडिया अपडेट जैसी छोटी ध्यान खींचने वाली सामग्री के लगातार संपर्क से ध्यान अवधि में कमी आ सकती है। इससे अधिक जटिल कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिनके लिए निरंतर ध्यान और प्रयास की आवश्यकता होती है। नींद पर नकारात्मक प्रभाव। बहुत से लोग सोने से ठीक पहले अपने स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं और स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी नींद के पैटर्न में बाधा डाल सकती है। नींद की खराब गुणवत्ता अगले दिन उत्पादकता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है, क्योंकि व्यक्ति थका हुआ और कम सतर्क महसूस कर सकते हैं। समय बर्बाद करना। स्मार्टफोन का उपयोग आसानी से समय लेने वाली आदत में बदल सकता है। लोग अक्सर अपने डिवाइस पर काफी समय सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने, गेम खेलने या वीडियो देखने में बिताते हैं। यह समय काम या अन्य सार्थक गतिविधियों पर अधिक उत्पादक रूप से व्यतीत किया जा सकता है। ऐप्स पर अत्यधिक निर्भरता। जबकि स्मार्टफोन कई उत्पादकता ऐप्स पेश करते हैं, उन पर अत्यधिक निर्भरता वास्तव में प्रतिकूल हो सकती है। उत्पादकता ऐप्स के बीच लगातार स्विच करने और कार्यों को व्यवस्थित करने से महत्वपूर्ण कार्य पूरा किए बिना व्यस्तता की भावना पैदा हो सकती है। आमने सामने बातचीत में कमी। स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग आमने सामने संचार को कम करके उत्पादकता को भी नुकसान पहुंचा सकता है। डिजिटल इंटरैक्शन में गलत संचार या गलतफहमियां अक्षमताओं को जन्म दे सकती हैं, जिन्हें व्यक्तिगत संचार के माध्यम से टाला जा सकता था। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। अत्यधिक स्मार्टफोन का उपयोग चिंता, तनाव और लगातार जुड़े रहने की आवश्यकता की भावनाओं में योगदान कर सकता है। ये नकारात्मक भावनाएं समग्र कल्याण और परिणाम स्वरूप उत्पादकता पर प्रभाव डाल सकती हैं। निष्कर्षतः स्मार्टफोन वास्तव में
उत्पादकता को नुकसान पहुंचा सकते हैं यदि उनका उपयोग प्रभावी ढंग से प्रबंधित नहीं किया जाता है। स्मार्टफोन के उपयोग के संभावित नुकसान को पहचानने और इन मुद्दों को कम करने के लिए रणनीतियों को लागू करने से व्यक्तियों को अपनी उत्पादकता और समग्र कल्याण को बनाए रखते हुए इन उपकरणों के लाभों का उपयोग करने में मदद मिल सकती है। अंततः उत्पादकता पर स्मार्टफोन का प्रभाव व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होता है और सही संतुलन ढूंढना एक व्यक्तिगत यात्रा है। परफेक्शनिज्म अर्थात पूर्णतावाद, जिसे अक्सर एक सकारात्मक गुण के रूप में देखा जाता है, वास्तव में उत्पादकता और समग्र कल्याण पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। यहां एक सामान्य विश्लेषण दिया गया है कि कैसे परफेक्शनिज्म उत्पादकता के लिए विनाशकारी हो सकता है। विवरणों पर अत्यधिक ध्यान। पूर्णतावादी किसी कार्य की छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं और हर छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देते रहते हैं। हालांकि विस्तार पर ध्यान देना मूल्यवान हो सकता है, लेकिन इस पर अधिक जोर देने से बड़े लक्ष्यों और परियोजनाओं पर प्रगति में कमी आ सकती है। टालमटोल। परफेक्शनिस्ट्स अक्सर कार्यों या परियोजनाओं को शुरू करने में देरी करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वे परफेक्शन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस टालमटोल के कारण समय सीमा छूट सकती है और तनाव बढ़ सकता है। असफलता का डर। परफेक्शनिस्ट्स को असफलता का गहरा डर होता है जो उन्हें पंगु बना सकता है। यह डर उन्हें जोखिम लेने, नई चीजें आजमाने या अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखने से रोक सकता है। ये सभी व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक हैं। परफेक्शनिज्म बनाम एक्सेलेंस। एक्सेलेंस के लिए प्रयास करने और परफेक्शन का पीछा करने के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। पूर्णतावादी असंभव रूप से उच्च मानक स्थापित कर सकते हैं जो अप्राप्य हैं, जिससे हताशा और निराशा होती है। घटी हुई रचनात्मकता। परफेक्शनिज्म रचनात्मकता और नवीनता को दबा सकता है। जब व्यक्ति सब कुछ ठीक करने के बारे में अत्यधिक चिंतित होते हैं तो उनके नए विचारों की खोज करने या रचनात्मक जोखिम लेने की संभावना कम हो सकती है। बर्नआउट। परफेक्ट बनने के लिए लगातार दबाव बर्नआउट का कारण बन सकता है। परफेक्शनिज्म लंबे समय तक काम कर सकते हैं, आत्म देखभाल की उपेक्षा कर सकते हैं और परफेक्शन की खोज में अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का त्याग कर सकते हैं। कम उत्पादकता। एक कार्य को पूरा करने में खर्च किया गया समय और ऊर्जा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति में बाधा बन सकती है। इस संकुचित फोकस के कारण समग्र उत्पादकता में गिरावट आ सकती है। नावपूर्ण रिश्ते। परफेक्शनिज्म व्यक्तिगत रिश्तों तक फैल सकता है, जिससे दूसरों के साथ जुड़ना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लोग अवास्तविक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दबाव महसूस कर सकते हैं, जिससे तनावपूर्ण रिश्ते और सामाजिक अलगाव हो सकता है। अक्षमता। परफेक्शनिस्ट उन कार्यों पर अत्यधिक समय व्यतीत कर सकते हैं जिन पर इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इस अकुशलता के कारण अधूरे कार्य का ढेर लग सकता है। संतुष्टि का अभाव। विरोधाभासी रूप से परफेक्शनिस्ट्स को अक्सर अपनी उपलब्धियों से संतुष्टि प्राप्त करना मुश्किल लगता है क्योंकि उन्हें लगातार अपने काम में खामियां नजर आती हैं। आप एक साल में 100 किताबें कैसे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में लेखक ने कुछ रणनीतियां बताई हैं जो निम्न है। स्पष्ट पठन। लक्ष्य निर्धारित करें। वर्ष के लिए अपने पढ़ने के लक्ष्य निर्धारित करें। आप कितनी किताबें पढ़ना चाहते हैं? आपकी रुचि किन विधाओं या विषयों में है? स्पष्ट लक्ष्य रखने से आपको ध्यान केंद्रित रहने में मदद मिलेगी। एक पठन सूची बनाएं। उन पुस्तकों की एक सूची बनाएं जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। संदर्भित करने के लिए एक सूची होने से आपको अपनी अगली पुस्तक जल्दी और कुशलता से चुनने में मदद मिल सकती है। पढ़ने को प्राथमिकता दें। प्रत्येक दिन पढ़ने के लिए विशिष्ट समय आवंटित करें। चाहे सुबह हो, यात्रा के दौरान या सोने से पहले, पढ़ने की दिनचर्या बनाने से बहुत फर्क पड़ सकता है। डिस्ट्रैक्शंस को कम करें। पढ़ने का एक डिस्ट्रैक्शन फ्री वातावरण बनाएं। अपना फोन बंद करें या उसे साइलेंट मोड पर रखें। एक शांत जगह ढूंढें और रुकावटें दूर करें।
ऑडियो बुक का उपयोग करें। यात्रा, व्यायाम या घरेलू काम करने जैसी गतिविधियों के दौरान ऑडियो बुक सुनने पर विचार करें। यह आपको मल्टीटास्किंग के दौरान पढ़ने की अनुमति देता है। स्पीड रीडिंग तकनीक। समझ बनाए रखते हुए अपनी पढ़ने की गति बढ़ाने के लिए स्पीड रीडिंग तकनीक सीखें। स्किमिंग और स्कैनिंग जैसी तकनीकें आपको किताबें तेजी से पढ़ने में मदद कर सकती हैं। नोट्स लें। पढ़ते समय मुख्य बिंदुओं या दिलचस्प उद्धरणों को लिख लें। यह आपके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों की जानकारी को याद रखने और बनाए रखने में आपकी सहायता कर सकता है। बुक क्लब में शामिल हों। बुक क्लब में शामिल होने से प्रेरणा और जवाबदेही मिल सकती है। साथ ही यह दूसरों के साथ पुस्तकों पर चर्चा करने का अवसर भी प्रदान करता है। ई रीडर्स और टैबलेट का उपयोग करें। ई रीडर्स एक डिवाइस में कई किताबें संग्रहित कर सकते हैं, जिससे आप जहां भी जाएं अपनी लाइब्रेरी को अपने साथ ले जाना आसान हो जाता है। यथार्थवादी उम्मीदें निर्धारित करें। जबकि एक वर्ष में 100 किताबें पढ़ने का विचार सराहनीय है, अपने कार्यक्रम और अन्य प्रतिबद्धताओं के आधार पर यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। पढ़ना आनंददायक होना चाहिए, तनावपूर्ण नहीं। याद रखें कि अधिक किताबें पढ़ने की कुंजी निरंतरता है। समय के साथ आपकी पढ़ने की गति में सुधार होगा और आपको अपने पढ़ने के लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया का आनंद लें और पढ़ी गई पुस्तकों से ज्ञान और संतुष्टि प्राप्त करें। मैं मनोविज्ञान और उत्पादकता के क्षेत्र में सामान्य ज्ञान और अनुसंधान के आधार पर इस अवधारणा का एक सामान्य विश्लेषण प्रदान कर सकता हूं कि छुट्टी लेने से उत्पादकता बढ़ सकती है और तनाव कम हो सकता है। तनाव में कमी। मनोवैज्ञानिक लाभ। छुट्टियां व्यक्तियों को अपनी दैनिक दिनचर्या और काम से संबंधित तनावों से अलग होने का अवसर प्रदान करती हैं। यह लोगों को आराम करने और मानसिक और भावनात्मक रूप से तरोताजा होने की अनुमति देता है। काम की मांगों से यह ब्रेक तनाव के स्तर को काफी कम कर सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य। दीर्घकालिक तनाव शारीरिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। छुट्टियों से कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन के स्तर में कमी आ सकती है, जो हृदय रोग और उच्च रक्तचाप सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा है। तनाव कम होने से भी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिल सकता है। मानसिक स्वास्थ्य। छुट्टी लेने से मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह बर्नआउट के लक्षणों को कम करने, चिंता को कम करने और मूड में सुधार करने में मदद कर सकता है। पर्यावरण और दिनचर्या में बदलाव से कल्याण की भावना में योगदान हो सकता है। उन्नत उत्पादकता। आराम एंड रिकवरी। बिना ब्रेक के लगातार काम करने से थकान, प्रेरणा में कमी और समग्र उत्पादकता में कमी आ सकती है। छुट्टी लेने से आराम और रिकवरी के लिए आवश्यक समय मिलता है, जिससे व्यक्ति नई ऊर्जा और फोकस के साथ काम पर लौट सकते हैं। रचनात्मकता और समस्या समाधान। दैनिक कामकाज से दूर जाने से रचनात्मकता को बढ़ावा मिल सकता है और समस्या समाधान कौशल में सुधार हो सकता है। छुट्टियों के दौरान नए वातावरण और अनुभवों का संपर्क नए विचारों और दृष्टिकोणों को प्रेरित कर सकता है। बेहतर कार्य जीवन संतुलन। उत्पादकता के लिए एक संतुलित जीवन आवश्यक है। छुट्टियां एक स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन को बढ़ावा देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जब व्यक्ति काम पर लौटते हैं तो नौकरी से संतुष्टि बढ़ सकती है और बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। दीर्घकालिक लाभ। बर्नआउट को रोकना। लगातार तनाव और अधिक काम से बर्नआउट हो सकता है, जिसका किसी के करियर और समग्र कल्याण पर लंबे समय तक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नियमित छुट्टियां बर्नआउट के खिलाफ एक निवारक उपाय के रूप में काम कर सकती हैं। नौकरी से संतुष्टि। समय निकालने और व्यक्तिगत रुचियों और शौक को पूरा करने का अवसर मिलने से समग्र नौकरी से संतुष्टि बढ़ सकती है। जो कर्मचारी अपने काम से अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं, वे अक्सर अधिक व्यस्त और उत्पादक होते हैं। बेहतर रिश्ते। व्यक्तिगत संबंध। छुट्टियां प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताती हैं, जिससे व्यक्तिगत संबंधों में सुधार होता है। मजबूत व्यक्तिगत रिश्ते बदले में
किसी व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक भलाई पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे वे तनाव के प्रति अधिक लचीला हो जाते हैं। अवकाश की अवधि अवधि मायने रखती है। जबकि छोटी छुट्टियां भी कुछ लाभ प्रदान कर सकती हैं, लंबी छुट्टियां अधिक महत्वपूर्ण तनाव में कमी और उत्पादकता में वृद्धि प्रदान करती हैं। एक ऐसी छुट्टी अवधि का लक्ष्य रखें जो आपको पूरी तरह से आराम करने और तरोताजा होने की अनुमति दे। नियमित ब्रेक, बार बार छोटे ब्रेक। लंबी छुट्टियों के अलावा नियमित रूप से छोटे ब्रेक को अपनी दिनचर्या में शामिल करने पर विचार करें। कार्य दिवस के दौरान छोटे ब्रेक तनाव को कम करने और थकान को रोककर और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देकर उत्पादकता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। व्यक्तिगत उत्पादकता और आत्म सुधार के संदर्भ में माइंडलेस ब्राउजिंग को खत्म करना, आमतौर पर लक्ष्यहीन रूप से इंटरनेट पर सर्फिंग करने या स्पष्ट उद्देश्य के बिना सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताने की आदत को तोड़ने से संबंधित है। इस विषय से संबंधित कुछ सामान्य विषय और रणनीतियां यहां दी गई हैं। जागरूकता, यह पहचानना कि बिना सोचे समझे ब्राउजिंग एक समस्या है, इसे खत्म करने की दिशा में पहला कदम है। बहुत से लोग इस व्यवहार में लगे रहते हैं बिना यह सोचे कि वे कितना समय बर्बाद करते हैं। माइंडफुलनेस और माइंडफुल ब्राउजिंग। माइंडफुलनेस अभ्यास आपको अपने ऑनलाइन व्यवहार के बारे में अधिक जागरूक बनने में मदद कर सकता है। किसी लिंक पर क्लिक करने या नया टैब खोलने से पहले अपने आप से पूछें कि क्या यह आपके लक्ष्यों के अनुरूप है या क्या आप बस आदत से बाहर काम कर रहे हैं। चिंतन और मूल्यांकन, समय समय पर बिना सोचे समझे ब्राउजिंग को खत्म करने में अपनी प्रगति का आकलन करें। इस बात पर विचार करें कि इस व्यवहार का कारण क्या है और उसके अनुसार अपनी रणनीतियों को समायोजित करें। याद रखें कि बिना सोचे समझे ब्राउजिंग को खत्म करना एक सतत प्रक्रिया है और आपके लिए सबसे अच्छा काम करने वाली रणनीतियों को खोजने के लिए कुछ परीक्षण और त्रुटि की आवश्यकता हो सकती है। मुख्य बात यह है कि आप अपनी ऑनलाइन गतिविधियों के प्रति सचेत रहें और डिजिटल युग में उत्पादकता और अवकाश के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करें। ये युक्तियां आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में अधिक उत्पादक बनने में आपकी सहायता कर सकती हैं। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों MIT की पहचान करें और कम महत्वपूर्ण गतिविधियों को निपटाने से पहले उन्हें पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपको अपने प्रमुख लक्ष्यों पर महत्वपूर्ण प्रगति करने में मदद मिलती है। निरंतर सीखना, अपने कौशल को बढ़ाने और अपने क्षेत्र में प्रासंगिक बने रहने के लिए अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में निवेश करें। आप 7 यूनिवर्सल स्किल्स सुधार करें। आत्म जागरूकता, आप जो चाहते हैं उसे जानना अक्सर स्वयं को जानने से शुरू होता है। आत्म जागरूकता विकसित करने में आपके मूल्यों, शक्तियों, कमजोरियों और प्राथमिकताओं को समझना शामिल है। आप आत्म जागरूकता बढ़ाने के लिए जर्नलिंग, ध्यान या आत्म प्रतिबिंब जैसी प्रथाओं में संलग्न हो सकते हैं। संचार कौशल, प्रभावी संचार एक सार्वभौमिक कौशल है जो किसी भी प्रयास में आपकी मदद कर सकता है। इसमें न केवल स्पष्ट रूप से बोलना शामिल है, बल्कि सक्रिय रूप से सुनना भी शामिल है। अपने संचार कौशल में सुधार करने से अवसर खुल सकते हैं और आपको दूसरों के साथ बातचीत के माध्यम से यह समझने में मदद मिल सकती है कि आप क्या चाहते हैं। महत्वपूर्ण सोचा, आलोचनात्मक सोच वस्तुनिष्ठ रूप से जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन करने की क्षमता है। यह निर्णय लेने और समस्या समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप इस बारे में अनिश्चित हों कि आप क्या चाहते हैं, तो अपने आलोचनात्मक सोच कौशल को निखारने से आपको विकल्पों पर विचार करने और सूचित विकल्प चुनने में मदद मिल सकती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, व्यक्तिगत विकास और निर्णय लेने के लिए अपनी भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना आवश्यक है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको दूसरों से जुड़ने, दबाव में अच्छे निर्णय लेने
और जटिल सामाजिक परिस्थितियों से निपटने में मदद करती है। समय प्रबंधन। अपने समय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने से आत्म खोज और लक्ष्य निर्धारण के लिए मानसिक स्थान खाली हो सकता है। समय प्रबंधन कौशल आपको कार्यों को प्राथमिकता देने, लक्ष्य निर्धारित करने और एक संरचित दैनिक दिनचर्या बनाने में सक्षम बनाता है। अनुकूलनशीलता। तेजी से बदलती दुनिया में अनुकूलनशीलता एक मूल्यवान कौशल है। यह आपको नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने और विभिन्न रास्ते तलाशने की अनुमति देता है। जब आप इस बारे में अनिश्चित हों कि आप क्या चाहते हैं, तो अनुकूलनीय होने से आपको विभिन्न रुचियों और करियर विकल्पों का पता लगाने में मदद मिल सकती है। नेटवर्किंग। एक मजबूत, पेशेवर और व्यक्तिगत नेटवर्क का निर्माण मूल्यवान अंतर्दृष्टि और अवसर प्रदान कर सकता है। विविध लोगों के साथ जुड़ने से आप विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों से परिचित हो सकते हैं, जिससे आपको अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को स्पष्ट करने में मदद मिलेगी। समय पर कार्यालय छोड़ें और अपना काम घर न ले जाने के लाभों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्रदान किया गया है। लेखक बताते हैं कि कार्य जीवन संतुलन बनाए रखना, समय पर कार्यालय छोड़ना और काम घर नहीं लाना स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह व्यक्तियों को अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों के लिए समय आवंटित करने की अनुमति देता है, जो समग्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। दीर्घकालिक कैरियर स्थिरता। हालांकि कभी-कभी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता वाली परिस्थितियां हो सकती हैं, लगातार लंबे समय तक काम करना और काम को घर लाना लंबे समय में अस्थिर है। इससे नौकरी में असंतोष पैदा हो सकता है और अंततः करियर की प्रगति पर असर पड़ सकता है। समय पर कार्यालय छोड़ना और काम पर घर न जाना एक स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन प्राप्त करने, थकान को रोकने और समग्र कल्याण को बनाए रखने का एक बुनियादी पहलू है। यह दक्षता, मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है और स्वस्थ कार्य संस्कृति में भी योगदान देता है। निरंतरता महत्वपूर्ण है। हर दिन 0.8% सुधार करें। उद्धरण में व्यक्त अवधारणा का एक सामान्य विश्लेषण प्रदान कर सकता हूं, जो एक सामान्य प्रेरक और आत्म सुधार विषय है। इस उद्धरण के पीछे का विचार किसी के लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन के विभिन्न पहलुओं में सुधार करने में निरंतर वृद्धिशील प्रगति के महत्व पर जोर देना है। लेखक बताते हैं कि निरंतरता जीवन के कई क्षेत्रों में प्रगति और सफलता की नींव निरंतरता है। जब आप किसी लक्ष्य के लिए लगातार काम करते हैं या किसी कौशल का अभ्यास करते हैं, तो आप ऐसी आदतें विकसित करते हैं जो समय के साथ महत्वपूर्ण सुधार ला सकती हैं। इसका मतलब नियमित रूप से दिखाना और प्रयास करना है, तब भी जब आपको तत्काल परिणाम न दिखें। परसेंट हर दिन। यहां उल्लिखित विशिष्ट प्रतिशत 0.1% इस बात पर जोर देने का एक तरीका है कि सबसे छोटे दैनिक सुधार भी संचयी प्रभाव डाल सकते हैं। एक वर्ष के दौरान यदि आप लगातार प्रत्येक दिन केवल 0.1% सुधार करते हैं, तो आप वर्ष के अंत तक पर्याप्त प्रगति देखेंगे। निरंतरता ही कुंजी है। हर दिन 0.8% सुधार व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में छोटे, लगातार प्रयासों की शक्ति पर प्रकाश डालता है। यह एक अनुस्मारक है कि सफलता अक्सर दैनिक सुधारों के संचय से आती है और समय के साथ दृढ़ता से महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। किसी के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एक अवधारणा है जिस पर अक्सर व्यक्तिगत विकास और स्व-सहायता साहित्य में चर्चा की जाती है। यहाँ विचार और उसके महत्व का अधिक सामान्य विश्लेषण दिया गया है। कंफर्ट जोन की परिभाषा। कंफर्ट जोन एक मनोवैज्ञानिक स्थिति को संदर्भित करता है जहां व्यक्ति सुरक्षित, संरक्षित और सहज महसूस करते हैं। यह नियमित या परिचित वातावरण और व्यवहार है जिसके लिए अधिक प्रयास या जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि आराम क्षेत्र आराम और स्थिरता का स्थान हो सकता है। लेकिन अगर कोई इसमें बहुत लंबे समय तक रहता है, तो यह व्यक्तिगत विकास और उपलब्धि में बाधा भी बन सकता है। विकास की आवश्यकता। अधिकांश व्यक्तिगत विकास विशेषज्ञों का तर्क है कि
वास्तविक व्यक्तिगत वृद्धि और विकास तब होता है जब व्यक्ति अपने आराम क्षेत्र की सीमाओं को पार करते हैं। इस क्षेत्र से बाहर निकलने में जोखिम उठाना, नई चीजें आजमाना और चुनौतियों का सामना करना शामिल है। अक्सर यहीं पर महत्वपूर्ण सीख और विकास होता है। डर और असुविधा का सामना करना। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने में आमतौर पर भय और असुविधा का सामना करना शामिल होता है। यह असफलता, अस्वीकृति या अज्ञात का डर हो सकता है। ये चुनौतियां डराने वाली हो सकती हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत विकास और लचीलापन निर्माण के अवसर भी हैं। कंफर्ट जोन छोड़ने के फायदे। बढ़ा हुआ आत्मविश्वास। चुनौतियों पर काबू पाने और अपने आराम क्षेत्र के बाहर सफल होने से आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ावा मिल सकता है। सीखना और अनुकूलन। नए अनुभव और चुनौतियां सीखने और अनुकूलन के अवसर प्रदान करती हैं, जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास होता है। रचनात्मकता और नव प्रवर्तन। अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर कदम रखने से रचनात्मकता और नवोन्मेष को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि आप समस्याओं को विभिन्न कोणों से देखते हैं। विस्तारित आराम क्षेत्र। अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने से समय के साथ धीरे धीरे आपका आराम क्षेत्र बढ़ता है, जिससे भविष्य में नई चुनौतियों से निपटना आसान हो जाता है। आराम और विकास को संतुलित करना। आराम क्षेत्र और सीमाओं को आगे बढ़ाने के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। हालांकि अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना फायदेमंद है, लेकिन इसके भीतर आराम और विश्राम के क्षण रखना भी महत्वपूर्ण है। सतत विकास में चुनौती की अवधि और आराम की अवधि शामिल होती है। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए रणनीतियां। विभिन्न रणनीतियां व्यक्तियों को उनके आराम क्षेत्र से मुक्त होने में मदद कर सकती हैं, जिसमें विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त करना, सचेतनता का अभ्यास करना और विकास मानसिकता का निर्माण करना शामिल है। निजीकरण। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि जो चीज एक व्यक्ति को उनके आराम क्षेत्र से बाहर धकेलती है, वह किसी और के लिए समान नहीं हो सकती है। वैयक्तिकरण और आत्म जागरूकता यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि स्वयं को कब और कैसे चुनौती देनी है। निरंतर विकास। आपके आराम क्षेत्र से बाहर निकलने की प्रक्रिया एक बार की घटना नहीं है, यह एक आजीवन यात्रा है। जैसे जैसे व्यक्ति विकसित होते हैं, वैसे वैसे उनके आराम क्षेत्र भी विकसित होते हैं और नई चुनौतियां और अवसर पैदा होते हैं। यदि आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रेरक कथन है जो व्यक्तियों को उनकी क्षमताओं और सपनों पर विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेखक बताते हैं कि विश्वास इस उद्धरण का मूलभूत तत्व है। यह बताता है कि किसी चीज पर विश्वास करना उसे हासिल करने की दिशा में पहला कदम है। विश्वास किसी के कार्यों और निर्णयों के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है। जब आप वास्तव में किसी लक्ष्य या दृष्टिकोण में विश्वास करते हैं, तो यह एक शक्तिशाली प्रेरक बन जाता है। विजुअलाइजेशन। इस उद्धरण का तात्पर्य है कि विश्वास का विजुअलाइजेशन से गहरा संबंध है। जब आप अपने आप को एक लक्ष्य प्राप्त करते हुए या अपने मन की आंखों में एक सपने को साकार होते हुए देख सकते हैं, तो इसकी व्यवहार्यता पर विश्वास करना आसान हो जाता है। विजुअलाइजेशन आपके उद्देश्यों को स्पष्ट करने और आपके वांछित परिणाम की एक मजबूत मानसिक छवि बनाने में मदद कर सकता है। सकारात्मक सोच। उद्धरण सकारात्मक मानसिकता को प्रोत्साहित करता है। यह सुझाव देता है कि सफलता के लिए कुछ कर सकने वाला रवैया और अपनी क्षमताओं में विश्वास आवश्यक है। नकारात्मक विचार और आत्मसंदेह उपलब्धि में महत्वपूर्ण बाधाएं हो सकते हैं, इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। दृढ़ता। अपने लक्ष्यों पर विश्वास करना पर्याप्त नहीं है। आपको चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने और प्रयास करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उद्धरण से पता चलता है कि यदि आप वास्तव में किसी चीज पर विश्वास करते हैं, तो आपके पास बाधाओं को दूर करने और अपनी आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध रहने का दृढ़ संकल्प
और लचीलापन होगा। आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास आत्मविश्वास का ही एक रूप है। अपनी क्षमताओं में विश्वास और यह विश्वास कि आपके पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक चीजें हैं, आपकी प्रेरणा और ड्राइव को बढ़ावा दे सकती हैं। आत्मविश्वास आपको अनिश्चितताओं से निपटने और परिकलित जोखिम उठाने में भी मदद कर सकता है। प्रेरणा और प्रेरणा। उद्धरण एक प्रेरणादायक संदेश के रूप में कार्य करता है। यह उन व्यक्तियों को प्रेरित कर सकता है जो निराश महसूस कर रहे हों या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना कर रहे हों। सफलता की संभावना में विश्वास प्रेरणा और उत्साह को फिर से जगा सकता है। यथार्थवाद। जहां विश्वास आवश्यक है, वहीं यथार्थवाद की भावना बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। सभी लक्ष्य प्राप्त करने योग्य नहीं हैं और कुछ को समायोजन या संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। विश्वास और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। प्रतिस्पर्धा मत करो, सृजन करो। यह एक ऐसा वाक्यांश है जो मानसिकता को सीधी प्रतिस्पर्धा से हटाकर अधिक रचनात्मक और नवीन दृष्टिकोण की ओर प्रोत्साहित करता है। यह सफलता प्राप्त करने और सार्थक प्रभाव डालने में मौलिकता, समस्या समाधान, सहयोग और व्यक्तिगत पूर्ति के मूल्य पर जोर देता है। सारी ताकत रेपिटेशन से आती है। किसी भी कौशल या प्रयास में महारत हासिल करने या सुधार करने में अभ्यास, निरंतरता और रेपिटेशन के महत्व पर प्रकाश डालता है। लेखक बताते हैं कि ब्यूकी कौशल विकास किसी भी कौशल में पारंगत या उत्कृष्ट होने के लिए, चाहे वह संगीत वाद्य यंत्र बजाना हो, खेल हो या किसी विषय में महारत हासिल हो, दोहराव आवश्यक है। जितना अधिक आप उस कौशल से जुड़े विशिष्ट कार्यों या कार्यों का अभ्यास या दोहराते हैं, उतना अधिक आप उस कौशल से संबंधित अपने मस्तिष्क में तंत्रिका मार्गों को मजबूत करते हैं। इससे मांसपेशियों की याददाश्त बढ़ती है और प्रदर्शन में सुधार होता है। चुनौतियों पर काबू पाना। दोहराव सिर्फ मौजूदा कौशल को निखारने के बारे में नहीं है, बल्कि चुनौतियों और बाधाओं पर काबू पाने के बारे में भी है। जब आप कठिनाइयों या असफलताओं का सामना करते हैं, तो अपने प्रयासों को दोहराने और अपनी गलतियों से सीखने से आपको दृढ़ रहने और अंततः सफल होने के लिए आवश्यक लचीलापन और दृढ़ संकल्प बनाने में मदद मिल सकती है। सीखना और याद रखना। शिक्षा और सीखने में दोहराव याद रखने की एक अच्छी तरह से स्थापित तकनीक है। जानकारी या अवधारणाओं को दोहराने से याददाश्त मजबूत करने में मदद मिलती है। यह सिद्धांत अक्सर अध्ययन के विभिन्न रूपों में लागू किया जाता है, जिसमें फ्लैश कार्ड, अंतराल पुनरावृत्ति और अभ्यास परीक्षण शामिल हैं। निरंतर सुधार। सारी ताकत दोहराव से आती है कि अवधारणा निरंतर सुधार और आजीवन सीखने के महत्व को रेखांकित करती है। महारत का एक स्तर हासिल करने के बाद भी कौशल और ज्ञान को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दोहराव प्रासंगिक रहता है। सारी ताकत रेपिटेशन से आती है। व्यक्तिगत विकास, कौशल विकास और लक्ष्यों को प्राप्त करने में अभ्यास, निरंतरता और दोहराव की मौलिक भूमिका पर जोर देती है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि प्रगति अक्सर समय के साथ निरंतर प्रयास और समर्पण से आती है। डू इट टुडे एक ऐसे जीने का विचार है जैसे आप अमर हैं। आपको अपने जीवन पर दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह तात्कालिक संतुष्टि और अल्पकालिक सोच से हटकर उद्देश्यपूर्ण विकास और स्थायी प्रभाव वाले जीवन की ओर बढ़ने का आह्वान है। वर्तमान क्षण की सराहना के साथ इस परिप्रेक्ष्य को संतुलित करने से एक पूर्ण और उत्पादक जीवन प्राप्त हो सकता है। कंपाउंडिंग एक वित्तीय अवधारणा है जो प्रारंभिक निवेश, मूलधन पर ब्याज या रिटर्न अर्जित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करती है और फिर बाद की अवधि में अतिरिक्त कमाई उत्पन्न करने के लिए उन कमाई को पुनर्निवेशित करती है। चक्रवृद्धि के पीछे मुख्य विचार यह है कि समय के साथ प्रारंभिक मूलधन और संचित ब्याज या रिटर्न के संयोजन के कारण आपका पैसा तेजी से बढ़ सकता है। लेखक कंपाउंडिंग की शक्ति का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ
कंपाउंडिंग का एक स्नोबॉल प्रभाव होता है जिससे समय के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आपका पैसा ब्याज अर्जित करता है या रिटर्न देता है, आपके द्वारा निवेश की गई कुल राशि बढ़ती दर से बढ़ती है, रैखिक नहीं। इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से लंबी अवधि में महत्वपूर्ण धन संचय हो सकता है। समय महत्वपूर्ण है। आपका पैसा जितना अधिक समय तक संयोजित रहेगा, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। कंपाउंडिंग तब सबसे अच्छा काम करती है जब आपके पास लंबी अवधि का क्षितिज होता है, जिससे आपका निवेश बिना किसी बाधा के बढ़ता रहता है। आप जितनी जल्दी निवेश करना शुरू करेंगे, आपके पैसे को बढ़ने और बढ़ने में उतना ही अधिक समय लगेगा। निरंतरता मायने रखती है। आपके निवेश में नियमित योगदान, जैसे आपकी बचत या निवेश में मासिक या वार्षिक वृद्धि, चक्रवृद्धि की शक्ति को तेज कर सकती है। ये लगातार जोड़ उस आधार को बढ़ाते हैं जिस पर कंपाउंडिंग संचालित होती है, जिससे अधिक पर्याप्त धन संचय होता है। पुनर्निवेश। कंपाउंडिंग को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए अपनी कमाई का पुनर्निवेश करना महत्वपूर्ण है। अपने रिटर्न को भुनाने के बजाय अधिक रिटर्न उत्पन्न करने के लिए उन्हें अपने निवेश में छोड़ दें। पुनर्निवेश का यह चक्र आपके धन की वृद्धि को तेज करता है। चक्रवृद्धि ब्याज बनाम साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि साधारण ब्याज से काफी भिन्न होती है। साधारण ब्याज में आप केवल प्रारंभिक मूलधन पर ब्याज अर्जित करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आप मूलधन और पहले अर्जित ब्याज दोनों पर ब्याज अर्जित करते हैं। यह धन संचय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज को और अधिक शक्तिशाली बनाता है। रिस्क एंड डाइवर्सिफिकेशन। जबकि कंपाउंडिंग एक शक्तिशाली धन निर्माण उपकरण हो सकता है, रिस्क एंड डाइवर्सिफिकेशन पर विचार करना महत्वपूर्ण है। सभी निवेश सकारात्मक रिटर्न की गारंटी नहीं देते हैं और कुछ में दूसरों की तुलना में अधिक जोखिम शामिल हो सकता है। अपने निवेश में विविधता लाने से जोखिम को कम करने और आपके चक्रवृद्धि लाभ को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है। कंपाउंडिंग की शक्ति एक मौलिक वित्तीय अवधारणा है जो समय के साथ तेजी से धन वृद्धि की संभावना पर प्रकाश डालती है। यह जल्दी शुरुआत करने, अपने निवेश के अनुरूप बने रहने और अपनी कमाई को फिर से निवेश करने की अनुमति देने के महत्व पर जोर देता है। कंपाउंडिंग की शक्ति को समझना और उसका उपयोग करना दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और धन निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का यह ऑडियो आपको कैसा लगा और इस ऑडियो से आपको क्या सीखने को मिला, यह हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत आभार।